प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टनिंग टेल्स में खुशामदीद। किसी ने उन्हें हुस्न की देवी कहा तो किसी ने वेनस ऑफ इंडियन सिनेमा। किसी ने लिखा कि कोई भी फिल्मी कैमरा उनकी खूबसूरती के साथ इंसाफ नहीं कर पाया, तो किसी ने कहा कि जब वो सेट पर आती तो उनके को स्टार्स उनकी खूबसूरती को देखकर अपने डायलॉग्स भूल जाते। किसी के लिए लफ्जों की डिक्शनरी कम पड़ गई तो किसी ने उनका मुवाजना हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्लन मिनरो से किया और उनको इंडियन मार्लन मिनरो का खिताब दिया। ये थी इंडियन सिनेमा के गोल्डन इरा की स्पार्किंग ब्यूटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुबाला के बारे में। जब 1952 में थिएटर आर्ट्स मैगजीन अमेरिका ने मधुबाला को फीचर किया था तो उन्होंने टाइटल रखा था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी स्टार। उनकी खूबसूरती और कामयाबी के चर्चे इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर हो रहे थे जब इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। वो इंडिया की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। उनके लिए कहा जाता है कि वो जितनी ज्यादा खूबसूरत थी उतनी ही अच्छी शख्सियत की मालिक भी थी, लेकिन अफसोस जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की और उन्होंने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मधुबाला को जो एक बार देख लेता बस देखता ही रह जाता। आज इस वीडियो में हम उनकी जिंदगी से जुड़े खास किस्सों के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी हमारी तरह मधुबाला के फैन हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि मधुबाला की खूबसूरती पर सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो भी अपना दिल हार बैठे थे और वो उनसे शादी करना चाहते थे। सिर्फ 16 साल की उम्र में मधुबाला हुस्न और शोहरत की बुलंदी पर पहुंच गई थी। मुंबई के वर्ली सी फेस प्लाट नंबर 4A पर भुट्टो फैमिली की शानदार कोठी हुआ करती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1954 से 1958 तक जुल्फकार अली भुट्टो इस कोठी में रहा करते, जबकि उनका पूरा खानदान पाकिस्तान शिफ्ट हो चुका था। नुशार साहब ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मुझे आज भी याद है जब मधुबाला जी पर मुगल आजम का गाना मोहे पंकज पे नंदलाल छेड़ गए और फिल्माया जा रहा था। इस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो वहां मौजूद हुआ करते। वो इस गाने पर बेहद फिदा थे और इस गाने की शूटिंग के दौरान सेट पर आते रहते। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे, मोरी नाजुक। वो मधुबाला के दीवाने हो गए थे और उनसे शादी के लिए भी काफी सीरियस थे। एक बार लंच के दौरान उन्होंने मधुबाला को प्रपोज कर डाला था, लेकिन मधुबाला ने उनके इस प्रपोजल को हंसी में टाल दिया क्योंकि मधुबाला उस वक्त दलीप साहब से बेहद प्यार करती थी। बीबीसी हिंदी के नुमाइंदे रेहान अफजल कहते हैं कि मधुबाला एक बेहतरीन अदाकारा थी, लेकिन उनकी खूबसूरती हमेशा उनके फन पर गालिब रही। मधुबाला का मुवाजना हॉलीवुड एक्ट्रेस मार्लन मिनरो से किया जाता है क्योंकि हॉलीवुड में मार्लन मिनरो को सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस माना गया है। रेहान फजल कहते हैं कि इस जमाने में मधुबाला की जितनी भी फोटोज खींची गई, कैमरा उनकी खूबसूरती को कभी कैच ही नहीं कर पाया। ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2% उनकी खूबसूरती को कैमरा कैच कर पाता था। अगर मार्लन मिनरो और मधुबाला का मुवाजना किया जाए तो दोनों ने सिर्फ 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। अगर फर्क की बात करें तो मधुबाला खुद को सेक्स सिंबल की तरह पेश नहीं करती थी, जबकि मार्लन मिनरो एक भरपूर सेक्स सिंबल थी। मधुबाला आजिज नेचर की थी। वो मीडिया और फिल्मी पार्टी से खुद को दूर रखती थी, कम बोलती थी, और वहीं मार्लन मिनरो एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट थी। वो लोगों के साथ बातचीत करने में और मीडिया को फेस करने में काफी शानदार थी। दरअसल मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान का उनकी जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और फिल्मी पार्टीज में जाना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि मधुबाला की छोटी बहन मदर भूषण ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें शाम में 6 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत ना थी। ना ही अताउल्लाह ने उन्हें कभी आउटडोर शूटिंग करने की इजाजत दी। हॉलीवुड के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर फ्रैंक कैपरा भारत आए और मधुबाला को अपनी फिल्म में काम करने की पेशकश की। जब मशहूर सहाफी केवी कर ने इस बारे में मधुबाला के वालिद से बात की तो उनके वालिद अताउल्लाह ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दी कि मधुबाला को छुरी कांटे से खाना नहीं आता। शमी कपूर ने
एक बार कहा था कि मधुबाला इतनी गोरी थी कि जब वो पानी पीती तो पानी उनकी गर्दन से नीचे जाता हुआ दिखाई देता। शम्मी कपूर ने फिल्म रेल का डिब्बा की शूटिंग के दौरान ये भी कहा था कि मधुबाला की खूबसूरती इतनी मुनफरिद थी कि जब मधुबाला सेट पर उनके सामने आती तो वो उन्हें देखते ही रह जाते और नर्वस होकर अपने डायलॉग भूल जाया करते। मधुबाला का असल नाम मुमताज जहां बेगम था। वो दिल्ली में 14 फरवरी 1933 को वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुई थी। जब वो अपने कैरियर की शुरुआत के लिए दिल्ली से बंबई आ रही थी तो उनके एक दोस्त थे लतीफ। मधुबाला ने एज अ सिंबल ऑफ अफेक्शन लतीफ को एक गुलाब दिया। बाद में ये लतीफ साहब IAS ऑफिसर बने। मधुबाला ने अपने कैरियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड स्टार फिल्म बसंत से की थी। यूं तो मधुबाला ने कई फिल्मों में काम किया लेकिन इन्हें असली पहचान फिल्म महल से मिली। इसे कमाल अमरोही ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म के लिए पहली पसंद मधुबाला नहीं बल्कि सुरैया थी, लेकिन कमाल अमरोही की जिद पर मधुबाला को लिया गया क्योंकि इन्हें इस फिल्म के लिए एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसकी खूबसूरती दुनिया से अलग हो। और इस तरह फिल्म महल की शूटिंग के दौरान 1948 में उनका नाम मुमताज जहां बेगम से मधुबाला हुआ। अनिल बसवास जो एक बहुत मशहूर शख्सियत हुए हैं, वो कहा करते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में उनसे ज्यादा वेल बिहेव्ड एक्ट्रेस कोई नहीं थी। इसके बाद 1950 में उनकी फिल्म आई बादल। इस फिल्म में लीड रोल में थे प्रेमनाथ। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। इस दौर में मधुबाला का कैरियर अपने पीक पर था। प्रेमनाथ मधुबाला से शादी करना चाहते थे लेकिन दोनों का मजहब अलग था। इस वजह से मधुबाला के वालिद ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। प्रेमनाथ ने बाद में इस वक्त की मशहूर अदाकारा बीना राय से शादी कर ली, लेकिन ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी। प्रेमनाथ कभी मधुबाला को भूल ही नहीं पाए और दिन रात शराब पीने लगे। जब मधुबाला को ये पता चला तो उन्होंने प्रेमनाथ को शराब ना पीने के लिए अपनी कसम डाली और इसके बाद प्रेमनाथ ने 14 साल तक कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। अब बात करते हैं मधुबाला और दिलीप कुमार की मशहूर जमाना मोहब्बत के बारे में। फिल्म तराना के सेट पर दिलीप कुमार और मधुबाला की पहली मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे मधुबाला दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। एक दिन मधुबाला ने गुलाब के फूल के साथ दिलीप साहब को खत लिखा और खत में लिखा, अगर आपको मुझसे मोहब्बत का इकरार है तो इन गुलाबों को कबूल फरमाइए। दिलीप साहब ने भी मुस्कुराकर मधुबाला की मोहब्बत कबूल कर ली। दिलीप साहब अक्सर इनसे मिलने शूटिंग पर पहुंच जाया करते। चारों तरफ इन दोनों के प्यार की शोहरत होने लगी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। के आसिफ ने इन दोनों को सन 1950 में अपनी फिल्म मुगले आजम के लिए साइन कर लिया। इन दोनों की मंगनी भी हो चुकी थी, लेकिन मधुबाला के वालिद अताउल्ला खान की वजह से इन दोनों को रिश्ते में दरार आ गई। कहा जाता है कि अताउल्ला खान अपना प्रोडक्शन हाउस बना रहे थे और वो चाहते थे कि दिलीप कुमार सिर्फ और सिर्फ उनकी फिल्मों में ही काम करें, लेकिन दिलीप कुमार को यह शर्त मंजूर नहीं थी। फिर इन दोनों की जिंदगी में एक और वाकया हुआ और सब कुछ बदल गया। सन 1956 में B.R. चोपड़ा ने फिल्म नया दौर के लिए मधुबाला और दिलीप कुमार को साइन किया। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। 10 दिन की शूटिंग हो चुकी थी। B.R. चोपड़ा इस फिल्म के लिए आउटडोर शूटिंग करना चाहते थे। उन्होंने भोपाल के पास बुधनी कस्बे में शूटिंग का प्लान बनाया। ये आउटडोर शूटिंग 2 महीने चलनी थी, लेकिन भोपाल में शूटिंग के लिए अताउल्ला खान राजी नहीं हुए क्योंकि वो मधुबाला को बम्बई से बाहर जाने नहीं देते थे। बस बात यहीं से बिगड़ गई। गुस्से में आकर B.R. चोपड़ा ने मधुबाला की जगह विजंतीमाला को साइन कर लिया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अताउल्ला खान ने फिल्म की शूटिंग रोकने के लिए B.R. चोपड़ा पर केस कर दिया। वहीं B.R. चोपड़ा ने 30,000 रुपए साइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए उन पर उल्टा केस कर डाला। इस सारे किस्से में दिलीप कुमार ने B.R. चोपड़ा का साथ दिया। उन्हें लगा कि अताउल्ला खान अपनी बेकार की जिद की वजह से मधुबाला को बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। इस बात से मधुबाला को गहरा धचका लगा और इन दोनों की राहें अलग हो गई। 60 साल का गहरा प्यार एक झटके में बिखर गया। इसके बाद इंडस्ट्री के कुछ बड़े लोगों ने B.R. चोपड़ा और अताउल्ला खान की सुलह करा दी। अब बस मधुबाला इतना चाहती थी कि दिलीप कुमार उनके वालिद से सॉरी बोल। बात का जिक्र उन छोटी बहन मधु रोशन ने अपने एक इंटरव्यू में भी किया था, लेकिन दिलीप कुमार उनसे सॉरी बोलने के लिए राजी नहीं हुए और सिर्फ एक लफ्ज सॉरी ना बोलने की वजह से ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। But say sorry to my father. That sorry came in between. That sorry एक उनका अहम बन गया, एक उनका गुरूर था कि मैं तो नहीं बोलूँगा सॉरी।
दरअसल अताउल्ला खान का मधुबाला की जिंदगी पर पूरा कंट्रोल था और ये बात दलीप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्होंने मधुबाला से कहा था कि अगर वो अपने वालिद से सारे रिश्ते खत्म कर लें तो वो उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन मधुबाला को ये मंजूर नहीं था। चलिए अब आपको बताते हैं कि वो क्या राज था जिसकी वजह से अताउल्ला मधुबाला को बम्बई से बाहर नहीं जाने देते थे। बचपन से ही मधुबाला के दिल में एक छीद यानी सुराख था और इन्हें अक्सर खून की उल्टी हो जाया करती, इसलिए अताउल्ला इन्हें बम्बई से बाहर जाने की इजाजत नहीं देते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात बाहर फैले, क्योंकि उससे मधुबाला के कैरियर पर बुरा असर पड़ सकता था। मुगल आजम को बनने में पूरे 14 साल लगे थे और इस फिल्म के बनते बनते मधुबाला और दिलीप कुमार के बीच इतनी दूरियां आ गई थीं कि ये सेट पर एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे। 5 अगस्त 1960 को मुगल आजम रिलीज हुई। ये फिल्म ऐसी सुपरहिट हुई कि आज तक भारत सिनेमा में इस फिल्म को याद किया जाता है। सिर्फ मुगल आजम एक ऐसी फिल्म थी जिसके लिए मधुबाला के वालिद ने मधुबाला को नाइट शूटिंग की इजाजत दी। ये बहुत एक्सपेंसिव फिल्म थी। इस फिल्म को 3 जुबानों अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में बनाया गया था। जब ये फिल्म शूट हो रही थी तो दुनिया के नामी गिरामी लोग जैसे चीन के साबिक वजीर आजम चू एन लाई, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो और फैज अहमद फैज जैसे बड़े लोग सेट पर आते और बड़े चाव से फिल्म की शूटिंग देखते। इस फिल्म का एक रोमांटिक सीन है जब दिलीप कुमार मधुबाला के होंठों पर एक पंख गिराते हैं। ये सीन इंडियन सिनेमा के बेस्ट रोमांटिक सीन में से एक है और हैरत की बात ये थी कि इस सीन के दौरान मधुबाला और दिलीप कुमार का ब्रेकअप हो चुका था और दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद थी। और इसी फिल्म के दौरान एक और सीन था जब दिलीप कुमार मधुबाला को थप्पड़ मारते हैं। उन्होंने इस सीन के दौरान सच में मधुबाला को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया था और लोग हैरान थे कि दिलीप कुमार ने ये क्या कर दिया। बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर के आसिफ ने बात को संभाला और मधुबाला को अलग ले जाकर बोले कि ये बताता है कि वो तुम्हें आज भी बहुत प्यार करता है। ये कहकर उन्होंने मधुबाला को बहलाने की कोशिश की और फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ी। इस फिल्म में मधुबाला को असल लोहे की जंजीरें पहनाई गईं ताकि सीन रियल लगे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मधुबाला की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद मधुबाला ने ये रोल पूरी शिद्दत से निभाया। वो कई बार सेट पर बेहोश भी हो गई थी। दिलीप कुमार अपनी ऑटोबायोग्राफी द सब्सटेंस एंड द शैडो में बयान करते हैं कि वो मधुबाला को बहुत चाहते थे, लेकिन मधुबाला के बाप को ये रिश्ता पसंद नहीं था क्योंकि उनका कहना था कि दिलीप कुमार मधुबाला से उम्र में काफी बड़े हैं। इसके बाद मधुबाला की जिंदगी में आते हैं किशोर कुमार, जबकि इन दोनों का कोई मेल नहीं था। मधुबाला बस अपनी जिंदगी में दिलीप की कमी को पूरा करना चाहती थी, वो दिलीप कुमार को भूलना चाहती थी और इसी वजह से उन्होंने किशोर कुमार के साथ शादी की थी। किशोर कुमार को पता था कि मधुबाला बहुत ज्यादा बीमार है, इसके बावजूद उन्होंने मधुबाला से शादी की। वो उन्हें इलाज के लिए लंदन भी लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने मधुबाला को जवाब दे दिया और कहा कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, शादी का रोमांस भी खत्म हो चुका था। इंडिया वापस आने के बाद किशोर कुमार ने उन्हें उनके वालिद के घर छोड़ दिया क्योंकि किशोर कुमार के वालिदैन ने मधुबाला को बहू की हैसियत में कबूल नहीं किया था। किशोर ने खुद को काम में बेहद बिजी कर लिया। वो कभी कभार मधुबाला से उनके बाप के घर मिलने जाते। इस जमाने में इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। मधुबाला ने अपने आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ का सामना किया। उनके जिस्म में इतना ज्यादा खून बनने लगा था कि उनके मुंह और नाक से खून आने लगता। डॉक्टर उनके घर आकर उनके जिस्म से खून निकालते। वो बेहद कमजोर हो गई थी और अपने बदलते हुए रूप को देखकर काफी दुखी रहने लगी। जब दिलीप कुमार की शादी सायरा बानो से हो गई तो मीना कुमारी ने दिलीप कुमार से कहा कि मधुबाला आपसे मिलना चाहती है और दिलीप कुमार उनसे मिलने आए तो मधुबाला ने उनका हाथ पकड़कर कहा कि हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई और मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। 23 फरवरी 1969 को इस हुस्न की देवी ने सिर्फ 36 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जब मधुबाला की मौत हुई उस वक्त दिलीप कुमार बम्बई में नहीं थे, वो मद्रास में शूटिंग कर रहे थे और जब तक वो वापस आते तब तक मधुबाला को जूहू के एक मुस्लिम कब्रिस्तान में दफना दिया गया था। आखिरी वक्त में उन्हें दिलीप कुमार का कंधा तक नसीब नहीं हुआ जिस शख्स को वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। उनके जनाजे में काफी लोग मौजूद थे मगर एक शख्स ऐसा था जिसने उनकी कब्र पे एक गुलाब का फूल चढ़ाया जो मधुबाला ने उन्हें बचपन में दिया था और वो शख्स था लतीफ। उसके बाद मरते दम तक हर साल 23 फरवरी को लतीफ मधुबाला की कब्र पे आते थे और मधुबाला के लिए एक गुलाब का फूल छोड़ जाते थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स
कमेंट्स में आकर हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह के दिलचस्प और मज़ेदार वीडियोस बनाते रहें। शुक्रिया।